बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग करेंगे आपको अपने इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं और जुम्मे के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, जहनी तौर पर भी और बाकी तैयारी भी आपने कर ली है। मेरा नाम आयशा यूसुफ। मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। आई होप जुम्मे की तैयारी आप कर चुके होंगे और साथ साथ वीकेंड गुजारने की तैयारी भी आप कर चुके होंगे। आपकी पूरी तैयारियां वीकेंड के लिए? पता नहीं, मैं जरा आज इस मरतबा स्पॉन्टेनियस होने का सोचा। आई डोंट नो व्हाट आई एम खास आपने प्लान नहीं मैं शायद लेजर टाइम जो है ना वो अपना गुजार सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल से, ये सबसे बेस्ट है। जरूरी भी होता है, हम हमेशा ये कहते हैं थोड़ा सा रुकना जो है ना वो जरूरी भी होता है। बहरहाल जी, इससे पहले कि हम प्रॉपरली ऑफिशियली अपने शो का आगाज करें, ख्याल इमरोज़ आपके साथ शेयर करते हैं और आज के लिए मैंने एक टर्म जो सोची है जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज बटरफ्लाई इफेक्ट। अब बटरफ्लाई इफेक्ट होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो जस्ट इमेजिन एक छोटी सी तितली है, उसने अपने परों को एक जगह पर हिलाया और उसकी वजह से दूर कहीं किसी और मुल्क के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि बेजरा एक छोटा सा एक्शन, छोटा सा लम्हा एंड वी डोंट नो, एक छोटी सी हमने हरकत की है, हमें नहीं पता होगा कि उसकी वजह से असरात जो हैं शायद किसी दूसरे मुल्क के अंदर बहुत बड़े बड़े हो जाएं। यहाँ से हमें सबक ये मिलता है कि कोई भी अमल जो है ना वो छोटा नहीं होता, हर लम्हा जो है ना उसकी एक इम्पोर्टेंस है। मैंने ये पेन उठाया है, उठाने के बाद वापस रखा है। अब आई डोंट नो इसके पीछे क्या अमल दरकार हुआ है और उसकी वजह से आगे जाकर और क्या होगा। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी जो पहली स्टोरी ना वो आपकी थॉट से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो लिंक भी करी। हम स्मॉग पे बात करेंगे, आपने कहीं ना कहीं चीजें लिंक कर रही होती हैं। तो स्मॉग कहाँ से आ रही है और किन मुल्कों में जाके इफेक्ट करी है, कहाँ से स्मॉग बन रही है और फिर लोगों को इफेक्ट हमारे अपना क्या अमल दखल है, अपना हमारी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। लाहौर में इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काबू पाने के लिए स्मॉग पर आबी तोपों से पानी का जो छिड़काव है वो किया जा रहा है। और पंजाब में हर साल आपको पता है कि सर्दियों के मौसम में स्मॉग का मसला सर उठाता है, लोगों को के लिए मसाइल बहुत सारे लेके आता है। और लेकिन इस बार जो है ना उस पर काबू पाने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो देखने लायक हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो कर रही है। अब ये जो हम मनासिर भी दिखा रहे हैं ना, आबी तोप यानी इसमें से पानी निकल रहा है और बड़े आई होप कि ये इफेक्टिव हो स्मॉग के लिए। डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की राय के बाद, एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ये इकदाम किए जा रहे हैं। तो आई एम श्योर, मैं तो बड़ी होपफुल हूँ कि कुछ ना कुछ इकदाम होते हुए नजर तो आ रहे हैं। वैसे हमें वाटर कैनन्स जो है ना वो दूसरी जगहों पर नजर आती थी एक हुजूम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अब ये वाटर कैनन या आबी तोप भी इसको कहा जा रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है जनाब स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए। बहुत ज़रूरी है। अभी भी मुझे लगता है कि हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन वी कैन ऑलवेज कम बैक, वी कैन ऑलवेज कवर द डैमेज जो कि डैमेज हो चुका है और मजीद ना हो। हमने देखा भी है, हमें ग्रेट लंदन का जो डिप्रेशन है वो भी याद है कि वहाँ पर किस तरह से स्मॉग ने पूरी शहर को जो है ना अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद उससे उन्होंने रिकवर भी कर लिया। चाइना के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें ऐसा हुआ था। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हो सकता है अगर बरवक्त और प्रोएक्टिव तरीके से इसके ऊपर काम किया जाए, और वो हमें होता हुआ नजर भी आ रहा है। वी रियली अप्रिशिएट इट। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली स्टोरी है अदाकारा हामिया आमिर रिलेटेड, और उनको यूएन विमेन ने पाकिस्तान की नेशनल गुडविल एम्बेसडर के तौर पर मुकर्रर कर दिया है। और यूएन विमेन ने अपने एलामिये में ये बताया है कि हानिया आमिर को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान का गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया गया है। अब खवातीन के लिए सिनफी जो बराबरी है उस हवाले से वो हमें काम करते हुए भी नजर आएंगी। आपको पता है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से पूरी दुनिया में बड़ा काम किया जाता है और ऐसी खवातीन को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को एम्बेसडर बनाया जाता है जो इस पर अपना रोल प्ले कर सकें और जिनका कोई इम्पैक्ट हो, जो इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को। इससे पहले आपने देखा हमारी जो अदाकारा है माहिरा खान, वो बड़ी एक्टिव नजर आती हैं इस तरह के कामों में। लेकिन अब कंपटीशन की बात नहीं है, कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हानिया की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है ना वो मायरा से बहुत ऊपर जा चुकी है और वो बहुत ज्यादा अपना टाइम होता है हो चुकी है, क्योंकि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो ना सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अंदर उनके कितने चाहने वाले हैं। बांग्लादेश वो गई हुई थी कुछ रोज पहले, तो डेफिनेटली वेल डिजर्व्ड। आई होप हानिया इसके अंदर बड़ा अच्छा रोल प्ले करेंगे और लेट्स सी क्या किया जाता है इस नए वेंचर के बाद। अच्छा जी, आगे बढ़ना है हमें और आगे बढ़कर आपको जवाब तो हमारी पाक फौज दे चुकी है, हमने आपको बताना है और उसके बाद अपने जो हमारे साथ एनालिस्ट होंगे उनसे सवाल करना है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बार बार सरहद पर बिलाश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान 48 घंटे की आर्जी जंग बंदी अब भी बरकरार है। ताहम हम खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अफगानिस्तान भारत की ईमा पर किसी भी वक्त इस जंग बंदी को तोड़ सकता है। अब सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट वही है जैसी कल थी, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम दोबारा से इसके ऊपर बात करके मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू और मुख्तलिफ मुबस्सरीन जो है उनका तबसरा आप तक पहुँचा सके। अच्छा, वज़ीर आज़म ने काबीना से इजलास में खिताब भी किया और कहा कि वक्त गुजारी के लिए जंग बंदी नहीं है, अफगानिस्तान
अफगानिस्तान को मुस्तकिल जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस पर मजीद क्या कहा है काबीना इजलास में खिताब करते हुए, पहले वो सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमान की तरफ जाएंगे। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक़्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। एक मरतबा फिर जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। ये जो सीज़ फायर अफ़गानिस्तान हुकूमत की ये दरख्वास्त पर वजूद में आई है, ये ठोस शराइत पर ये लॉन्ग टर्म सीज़ फायर साबित हो। लेकिन अगर यानी सिर्फ वक्त बाय करने के लिए किया, टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आपने खिताब सुना और वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि इस तरह का जो रवैया है, इस तरह की रविश जो है वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कमर चीमा साहब। कमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम सब जानते हैं कि अब जंगबंदी हो चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं उनकी रविश कुछ और ही होती है। आपको लगता है कि ये एक पायदार जंगबंदी होगी और 48 घंटे पूरे होने के बाद क्या आप इम्कानात देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में सीज़ फायर रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये तसव्वुर ही पैदा नहीं होता कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो टीटीपी को सपोर्ट ना करें। दरअसल उन्होंने सीज़ फायर की जो रिक्वेस्ट कतर से और सऊदी अरब से की, उसकी एक वजह है कि अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था और अगर ये नुकसान जारी रहता और ये सीज़ फायर ना होता तो अफ़गान हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पब्लिक ओपिनियन बहुत बड़ी तादाद में बिल्ड होनी थी, जिसको अफ़गान हुकूमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो अभी तक की इत्तलात के मुताबिक कोई जो है वो कंस्ट्रक्टिव डायलॉग या बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही। एक ही चीज़ हो सकती है कि या तो ये सीज़ फायर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा या फिर ये है कि दोबारा पाकिस्तान जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ शुरू करेगा, बिकॉज ये अफोर्ड नहीं किया जा सकता कि टीटीपी के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते रहे। नुकसान सिर्फ अफगानिस्तान का तो नहीं हो रहा था ना, नुकसान तो किसी और मुल्क का भी हो रहा था जो अफगानिस्तान के पीठ पीछे बैठ के ना अफगानिस्तान को जो है ना अब इंडिया की बात करें डेफिनेटली सब ये जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये बार बार अपने जितने भी हमारे पास एनालिस्ट आते हैं उनसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि अफगानिस्तान ने इश्तियाल अंगेजी क्यों की, इनिशिएट क्यों किया गया, उसके पीछे आपको क्या वजूहात लगती हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से, भारत के कहने पर भी, या और भी मुहर्रिकात हो सकते हैं? भारत ने का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि भारत ये समझता है कि इस खित्ते के अंदर, देश के अंदर जो हुकूमत थी वो बांग्लादेश के अंदर उनका असर व सूख और इन्फ्लुएंस ख़त्म हुआ है। तो वो समझते हैं कि शायद हमें अफ़गानिस्तान के करीब आना चाहिए और पाकिस्तान को एक टफ टाइम देना चाहिए और ये जो प्रॉक्सीज हैं या जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इन्हें कॉन्टीन्यूसली सपोर्ट करना चाहिए। तो इंडिया समझता है कि लो कॉस्ट वॉर लड़ी जाए जिसमें पाकिस्तान को मुसलसल इस हवाले से तंग किया जाए। पहले ये था कि नॉन स्टेट एक्टर्स दहशतगर्द ग्रुपों की तरफ से तंग किया जा रहा था, उनको असला दिया, उनको सपोर्ट देना, लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, और अब जो है वो सीधा अफगान गवर्नमेंट के साथ वो अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने खोल ली है, बिकॉज अब ताल्लुकात के अंदर एक बड़ी गर्मजोशी है। और आपको पता है कि जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे हमला किया तो उस वक्त मुत्तकी साहब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली के अंदर मौजूद थे। तो ये जारी बात है, ये बताता है इसीलिए तो कमर चीमा साहब ये कहा जा रहा है ना कि भारत जो है, अफगानिस्तान जो है वो प्रॉक्सी बन चुका है भारत की। ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि अफगान तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि हमें सफाती सतह पर क्या ऐसा करने की ज़रूरत है, कौन सी पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है कि हम इस सूरत हाल से निमट सके? बिल्कुल इसमें कहना कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तालिबान इस वक्त एज ए प्रॉक्सी ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए, तालिबान की सारी जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है, वो वायलेंस के इर्द गिर्द घूमती है। ये इतने ज्यादा नॉन स्टेट एक्टर्स जो दहशतगर्द हैं, इनको कहाँ से तनख्वाहें मिलनी है, इनके कहाँ से खाना पीना चलना है, इनकी जिंदगी की, ये कोई यूनिवर्सिटियों में काम तो नहीं करते, फैक्ट्रियों में काम नहीं करते, इनके लिए कोई रोजगार कारोबार तो है नहीं है। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ जो ममालिक होते हैं और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं उनके लिए एज ए रेंट
एंटी आर्मी काम करते हैं। अगर जो भी इनकी बोली लगाएगा, जो भी इनको पैसे देगा, ये उस हवाले से एंगेज हो जाते हैं। सो इसीलिए अफगान तालिबान जो है वो एक ऑफेंसिव पोस्चर ले रहे हैं, Mercenaries for डिप्लोमेसी को वो मद्देनजर नहीं रखते, स्टेट क्राफ्ट किस तरह चलनी है उसका वो ख्याल नहीं कर रहे, ये जानते हुए कि अब अफगानिस्तान जो है 15 अगस्त 2021 के बाद वो तालिबान जो है वहां पे वो अब दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, उनके पास स्टेट है, और एज ए स्टेट आर्किटेक्चर को किस तरह चलाना है ये अफगान तालिबान को समझ होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं इसमें समझ रहे। अच्छा, मॉडर्न एज में हम देखें तो वॉरफेयर के बहुत सारे तरीके हैं डॉक्टर साहब, हमें पता है, हम पहले भी देखते आए हैं, और भारत जो है वो खास तौर पर हमें पता है फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज किस तरह से चला रहा होता है। अब इसमें अफगान तालिबान जो है वो भी कूद कर आ गए हैं, और अब झूठी AI वीडियोस चलाई जा रही हैं, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान जो है, आपको क्या लगता है किस तरह से इस हाइब्रिड वॉरफेयर का, 5th जनरेशन वॉरफेयर का मुकाबला जो है वो किस तरह से करना चाहिए, क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान और जो भारत है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इकट्ठे लड़ रहे हैं। जहां पे अफगानिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट दी जा रही है, जहां पे इंटरनल वहां पे उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा रही है, वहां पे इंडिया ने ये महसूस किया कि जो भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी वो बड़ी महंगी जंग इंडिया को पड़ी। तो किस तरह पाकिस्तान को कारी जरब लगाई जाए, किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो आपको पता है कि उन्होंने फेक वीडियोस और फेक तस्वीरें जो हैं वो तमाम इंडिया के जो मीडिया हैंडल्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो चलाई हैं, और ख़ास तौर पे इंडियन गवर्नमेंट के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो मुसलसल इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे हमें अपने आप को अवेलेबल करना है अफगान तालिबान के, ताकि लिए अफगान तालिबान की बर्तरी दिखाई जाए और बताया जाए कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को जो है वो कमज़ोर कर दिया, और पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो काम नहीं कर रही और वो लड़ नहीं पा रही। तो ये बेसिकली प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से, और इसमें उनकी जो डीप स्टेट है और उनकी गवर्नमेंट के लोग जो है वो इन्वॉल्व हैं। इसी से मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या हैं? क्योंकि एक तरफ हमारी सरहद पर भारत है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और दोनों ने खैर देख लिया कि पाकिस्तान कर क्या सकता है अगर हमने पंगा लिया। तो आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लग रहा है? एक तरफ भारतीय असर रसूख है या तालिबान रजीम का जो हमारे साथ रवैया है, क्या बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है वो तालिबान का रजीम है, और उसमें बढ़ता हुआ जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो पाकिस्तान के लिए देखिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने कैसे इस इन्फ्लुएंस को खत्म करना है, पाकिस्तान को क्या करना होगा, कैसे चीजों को लेके चलना है, एक अगर हमें सख्त अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है, सख्त फैसले करने की जरूरत है। अगर हमने सख्त फैसले ना किए और हमने अफगान तालिबान रजीम को ये मैसेजिंग ना की कि अगर आप इसी तरह करते रहे तो हम तालिबान हो, काबुल हो, कंधार हो या पख्तिया हो, हम हर जगह पे अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सो अगर पाकिस्तान ने इंडिया के असर व रसूख को कॉम्प्रोमाइज करना है, अंडरमाइन करना है, तो जहां जहां पे प्रॉक्सीज हैं हमें कॉन्टिन्यूसली हमले करने पड़ेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो किस तरह इस अफगान रजीम को इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूँ ये कुछ इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो हमें सीखने चाहिए कि हमें हर कीमत के ऊपर एक्शन लेना है, और अब जैसे बिजनेस एज यूजुअल है वैसे नहीं चल सकता। वैसे तो जवाब दे ही रहा है पाकिस्तान, डेफिनेटली बनता भी है, और अफगान तालिबान हो या इंडिया वो जानता भी है कि पाकिस्तान किस तरह से जवाब दे सकता है। लेकिन अब इस सीज फायर के बाद जब ये ख़त्म होता है, मुसलसल अगर अफगान तालिबान की तरफ से ये कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जो उनकी ज़बान है, या फिर सिफारती सतह पर भी मजीद हमें प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए? एट एवरी कॉस्ट पाकिस्तान को एक ऑफेंसिव पोस्चर अडॉप्ट करना है, और होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए। पूरे का पूरा मुल्क, देखिए हम अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहे हैं, उनको पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशन का पता है, पॉलिटिक्स का पता है, चीजों का पता है। हमारे लोगों को लार्जली नहीं पता कि अफगानिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। सो अगला लाएअमल ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड अफगान तालिबान। हमें उनकी जो अंडर फॉल्ट लाइंस हैं, उनके चैलेंजेस जो हैं, उनकी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, ताकि हम
उनको बता सकें। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आवाम को हमें सेंसिटाइज करना है और उनको बताना है कि तालिबान कितना बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि ये दहशतगर्द जमातों को पनाह देते हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं। और सबसे बढ़ के वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट, लॉलेसनेस रहे, ताकि दुनिया को ये लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि हमने अपने मुल्क को कैसे डिफेंड करना है, अपने लोगों को किस तरह से बचाना है, अपनी टेरिटरी को किस तरह से डिफेंड करना है। हमारी पाक अफवाज बेहतरीन तौर पर जानती है और हमने ये इसका सबूत भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब जो पाक अफगान कशीदगी है ना, ये सिर्फ वहां तक, सरहदों तक नहीं है, इसका आपको पता है कि इम्पैक्ट आता है हमारी किसी भी दो मुल्कों में है तो वहाँ की इकोनॉमी पे डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट आता है। अब पाक अफगान जो कशीदगी हुई है उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी असरात मुरतब करना शुरू किए हैं। मार्केट की अगर हम बात करें तो गुज़श्ता रोज पहली बार किसी एक दिन में 3 अरब शेयर्स के सौदे हुए हैं और बाजार के कारोबार की मालियत जो है 50 अरब 60 करोड़ रुपए रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज जो हुआ था, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देते हैं, देन विल गो टू आवर एक्सपर्ट। 1000 पॉइंट से इसका आगाज हुआ था और इख्तिताम हुआ 1200 पॉइंट्स की कमी पर। अफगान बॉर्डर कशीदगी पर सरमायाकारों की तवज्जो रही। सूरत हाल के पेश नज़र बाजार में शेयर्स फरोख्त करने का रुझान जो है वो ज़्यादा देखा गया और दिन जब एंड हुआ तो 100 इंडेक्स 1241 पॉइंट्स कमी से 1,64,444 पर बंद हुआ। बाजार में 3 अरब 7 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए और दूसरी तरफ सोने की कीमत जो है उसके अंदर भी होश रुबा इजाफा देखने में जारी रहा। अब ये जो तब्दीली आई है स्टॉक मार्केट के अंदर या फिर ओवरऑल मार्केट के अंदर, क्या ये परमानेंट है, लॉन्ग लास्टिंग है या फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। और थोड़ी सी आपको गाइडेंस भी मिलेगी कि अगर आप ट्रेडर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो आपको किस तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आदिल अजहर जो कि बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे करके आपको बता सकें। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, हम एक ब्रेक की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल भी तैयार होंगे, हम भी तैयार होंगे, हमारे सवाल भी तैयार होंगे, आप भी तैयार रहिएगा, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। बात हम कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो कशीदगी हुई है उसका जो स्टॉक मार्केट पर असर पड़ा है। फिर सोना आपको पता है कि मजीद महंगा हो गया है। आपने ले लिया सोना? लिया तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट की हुई है सोने में? इतनी ज्यादा फैन हूँ नहीं सोने की। बहरहाल इस वक्त सिचुएशन क्या है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको बहुत शौक है सोना खरीदने का, उनको क्या करना चाहिए, एंड देन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेडर्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं एक एक्सपर्ट से। हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें आदिल अजहर, माहिर मईशत भी हैं, स्टॉक को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं, उनसे मजीद समझने की कोशिश करते हैं। आदिल, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले इस वक्त जो सिचुएशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे तो बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है डेफिनेटली किसी भी मुल्क की, स्पेशली पाकिस्तान की इकोनॉमी को जांचने के लिए कि अच्छा परफॉर्म करिए या बुरा परफॉर्म करिए, बट स्टिल इट इज़ एन इंडिकेटर, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। 3 अरब शेयर्स का कारोबार हुआ, एक दिन में रिकॉर्ड किया गया, लेकिन उसके बावजूद जब मार्केट का इख्तिताम हुआ, दिन का इख्तिताम हुआ, तो मार्केट 1200 पॉइंट्स गिर चुकी थी। ये तजाद जो हमें नजर आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो हमें नजर आ रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Aisha and Alam, for having me on air. Glad to have you. मार्केट के वॉल्यूम्स का मार्केट की डायरेक्शन से कोई ताल्लुक होता नहीं है। मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा भी हो सकता है और उसमें शेयर की वैल्यू जो है वो कम भी हो रही होती है। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है, उसमें शेयर की वैल्यू बढ़ भी जाती है, जिसको आप फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट कहते हैं। सारी बातें ये तफसीलात हम बाद में कभी हैंडल कर लेंगे। लेकिन देखिए, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि देयर इज नथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट 3 बिलियन शेयर्स ट्रेडेड यस्टरडे। क्योंकि उन 3 बिलियन में से 2 बिलियन शेयर्स जो ट्रेड हुए हैं ये 2 कंपनियों में हुए हैं, जिसमें एक वर्ल्डकॉल है और दूसरी के इलेक्ट्रिक है। और ये दोनों कंपनियां जो है ना, कोई बहुत हाईली कैप कंपनियां, यानी कोई $2-3 बिलियन कोई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियां नहीं है। ये वो शेयर कि जिनको हम एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लोगों को बोलते हैं कि जरा ऐसे शेयर से बच के रहा करें, बिकॉज इनमें बहुत वॉलेटिलिटी होती है। सो ये जो इतना वॉल्यूम हुआ, इसकी वजह ये 2 मोस्टली शेयर थे। बाकी ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग। मैं आपसे यही पूछने लगी थी, पैनिक तो नजर नहीं आ रहा ना हमें स्टॉक मार्केट में, जो कहा ये भी जा रहा था कि शायद सरमाया निकाला जा रहा है, शेयर्स जो है वो फरोख्त कर रहे हैं तेजी से, तो पैनिक की सूरत हाल तो नहीं है ना?
नहीं जी, पैनिक की सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है और हमें ये बात समझनी पड़ेगी। बल्कि आजकल तो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम यही चल रहा है कि सरमाया अपना निकाल के मैं लगाऊंगा कहाँ पे। देखिए जो इन्वेस्टर है उसको तो पैसा अपना कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है ना, उसको अपने करंट अकाउंट में बैंक में तो पैसा रखना नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि सोना बड़ा महंगा हो गया, सोना वाकई बड़ा महंगा हो गया। और सोने का जो बहुत बड़ा मसला होता है वो सोने की सप्लाई का भी होता है ना, कि मैं सोना तो लेना चाहता हूँ लेकिन मार्केट में सोना अवेलेबल ना हो तो फिर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो जिनको जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा कोई पैनिक नहीं है मार्केट में, ये बात समझने की जरूरत है। बल्कि मैं हमेशा हर एक को ये एडवाइस करता हूँ और मैं आपकी ऑडियंस को भी इसी बात का एडवाइस करूंगा कि प्लीज हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द स्टॉक मार्केट। उसको किसी एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीने के बुनियाद पे ना देखें। जस्ट लुक एट योर मार्केट ऑन अ ईयर बेसिस, ऑन अ 3 ईयर बेसिस, ऑन अ 5 ईयर बेसिस। और अब जब आप उनको देखते हैं इतने बड़े होराइजन के साथ, तो फिर आपको अंदाजा ये होता है कि कोई और एसेट क्लास ऐसी है ही नहीं जो आपको स्टॉक मार्केट वाले रिटर्न। तो अदिल, हम ये समझे कि ब्लू चिप कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, यानी कि बेहतर एक स्टेबल उनको रिटर्न्स मिल रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त जो शॉर्ट टर्म एग्जिट किया है, स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स की अगर हम या इन्वेस्टर्स की हम बात करें, तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होगा, दे विल कम बैक, अभी सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं? एल्गोरिदमिक जो एक ट्रेड होता है वो हमें नजर नहीं आ रहा, ये मार्केट मैनिपुलेशन नहीं है? नहीं, मार्केट मैनिपुलेशन, एल्गोरिथमिक ट्रेड, ये तो देखिए एल्गोरिथमिक ट्रेड तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इतनी डेप्थ है ही नहीं कि ये चीजें इस पर हो सके। और जहां तक मार्केट मैनिपुलेशन का ताल्लुक है, देखिए मार्केट मैनिपुलेट होती है लो कैप शेयर में, जो चंद एक शेयर के नाम हर थोड़े दिनों में आप सुनते रहते हैं। ये कंपनी का नाम मैंने ले भी लिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा तो हमारे एथिक्स ये कहते हैं कि कंपनियों के नाम आमतौर पे अब जितने भी सुनने वाले हैं ना तो निकल गया। वो सोशल पे जाएंगे और जाकर ना पीछे करके सुनेंगे उसको रिवर्स करके। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग स्टॉक मार्केट में हमारी जहाँ रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि मैं किन कंपनी की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हमेशा सेम रहती है। देयर आर सम ब्यूटीफुल कंपनीज इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। मतलब अभी आप देख लीजिए, कुछ कंपनियों क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो रहा है और some of these companies are paying excellent dividend। अच्छी कंपनियां, स्टेबल कंपनियां हैं, बैंकिंग सेक्टर है, सीमेंट है, इवन फर्टिलाइजर जो कि इस वक्त थोड़े प्रेशर में है, वो भी अच्छे डिविडेंड्स, रीजनेबल डिविडेंड्स दे रहा है। तो प्लीज डोंट लुक इनटू कंपनीज जिनके शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा सकता हो। अच्छी बड़ी कंपनियों में जाइए, उनकी माशाल्लाह कैपिटलाइजेशन अब इतनी बड़ी हो गई है कि उनकी शेयर की प्राइस को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। अच्छा, एक तो है ना स्टॉक एक्सचेंज का मामला, एक दूसरी तरफ एफबीआर ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड को भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये जो फैसला किया गया है, इसके आप क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में हमेशा एक पॉलिटिकल जो है वो उसको के तौर से उसके पॉलिटिकल एक पाकिस्तान एक लेवरेज अपना इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान पे। अगर आपको याद हो, इससे पहले जब नेटो का ऑपरेशन अमेरिका में अफगानिस्तान में चल रहा था तो पाकिस्तान और इफ यू रिमेम्बर सलाला चेक पोस्ट पे उन्होंने हमारे फौजियों को शहीद किया था। तो पाकिस्तान नेटो की पूरी जो कंसाइनमेंट थी वो रोक दी थी। अब तो हमारे 15 साल 14 साल हो गए उस वाकये को। फिर जब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात और वाकयात खराब हो रहे होते हैं तो हमेशा पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड वाला जो है वो लेवरेज अपना इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। देखिए, इसमें पाकिस्तान का तो जो ट्रांजिट पे हमें वैसे भी आपको पता है कि वो कोई बहुत ज्यादा वी डोंट मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट थिंग। ज्यादा नुकसान अफगानिस्तान का इससे होता है। बिकॉज याद रहे ये बात कि कराची पोर्ट जो है दैट इज, देखिए इंडिया ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की चाबहार पोर्ट बनाने के लिए और बंदर अब्बास वगैरह भी ईरान में पोर्ट्स अवेलेबल है, लेकिन ईरान के थ्रू ट्रेड इस तरह पॉसिबल नहीं है बिकॉज देयर आर सैंक्शंस ऑन दीस प्लेसेस। you're completely right। लेकिन अदिल, आप तो बेहतर जानते हैं कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है या कहीं की भी स्टॉक मार्केट, वो स्पेकुलेशन पर बहुत ज़्यादा बेस करती है। कहीं से भी कुछ भी स्पेकुलेशन आ जाती है तो फौरी तौर पर इन्वेस्टर्स जो है अपने पैसे निकाल लेते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की जब खबरें आती हैं और इन्वेस्टर तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखता है कि न्यूज़ क्या आ रही है, तो उस वक्त भी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली जब इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है स्पेकुलेशन की वजह से? देखिए दो अलग बातें यहाँ पे हुई। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो स्कर्मिशेस या जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, उसका इम्पैक्ट हमने स्टॉक मार्केट में इस हफ्ते के आगाज में देखा था। तकरीबन 4500 पॉइंट की जो है वो कमी हुई थी। लेकिन जैसे ही हालात थोड़े से आपको लगा कि सीज फायर हो रहा है और कतर इंटरवीन कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर कर दी कि मैं, आपने देखा अगले दिन मार्केट 7000 पॉइंट बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि जो थोड़ा बहुत भी लोग शेयर बेच के निकले होंगे वो अगले दिन मार्केट आ गए थे। व्हाट दैट टेल्स यू अबाउट द मार्केट? देयर इज नथिंग फंडामेंटली रॉन्ग। हमारी मार्केट की वैल्यूएशन अभी भी बहुत लो है। देयर इज अ लॉट That's why I said कि ये बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं है इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी को मापने के लिए। इन द एंड जल्दी से ये बता दीजिएगा अदील कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स या हेजिंग टूल्स जो हैं फिर इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टर्स के लिए वो क्या हो सकते हैं?
देखिए हेजिंग के लिए अगर आप देखना चाहें, गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन जो है वो माना जाता है इन तमाम चीजों के हवाले से। मैं अभी भी यही समझता हूँ, मैं बड़ा स्ट्रांगली समझता हूँ दैट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में अभी भी कुछ इस तरह के शेयर्स हैं कि जिनको आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रख के हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को खास तौर से देखिए, हमारा यही सजेशन होती है कि प्लीज आप एक लॉन्ग टर्म व्यू रखा करें, ये 1 महीना 2 महीने नहीं। अगर आप वाकई अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो ऑप्शन दैट यू अवेलेबल इज कमोडिटीज, गोल्ड है, सिल्वर है। आप अगर फिजिकल गोल्ड नहीं लेना चाहते तो आप मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, बट आई थिंक गोल्ड एक गोल्ड लें कैसे, गोल्ड महंगाई बहुत हो गया है। दूसरा ये लॉन्ग टर्म की जो आप बात करें दिल, इन्वेस्टर्स हैव टू हैव बैकबोन फॉर दैट, लॉन्ग टर्म तक उसको रखने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अदील अजहर हमारे साथ मौजूद थे, और आई होप आप लोग जितने भी इन्वेस्टर इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, उनको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक आपने घबराना नहीं है, आपने सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक करेंगे आपको एक मरतबा फिर अपने शो में, जिसका नाम है सबसे आगे। पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर तरक्की कर रहा है, और स्पेस का शोबा जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है अपना नाम बनाने के लिए। खलाई दुनिया में नई तारीख रकम करने जा रहा है पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा, और ये सेटेलाइट जिसे नाम दिया गया है HS-1 पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में एक तारीखी पेशरफ्त, और हम ये भी कह सकते हैं कि कौमी खलाई विजन 2047 का एक बहुत बड़ा संग मील समझा जा रहा है। स्पार्को के मुताबिक ये सेटेलाइट कुदरती आफात जैसे कि सैलाब है, लैंडस्लाइडिंग जो हो जाती है उसकी पेशगोई में भी मददगार साबित होगा। इसके अलावा ज़राअत, शहरी मनसूबाबंदी और माहौलियाती तब्दीलियाँ, उसकी निगरानी में भी इनकलाब ला सकता है। मजीद क्या क्या कर सकता है और किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद या मददगार हो सकता है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब ने। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी इस सेटेलाइट के बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को एक्सप्लेन करें कि ये करेगा क्या और कहाँ कहाँ हमें मदद देगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया, आपने हमें टाइम दिया। मैं नाजरीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूर बताता जा रहा हूँ कि हाइपर स्पेक्ट्रल सेटेलाइट जो होते हैं ये बाकी सेटेलाइट से बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आम जो सेटेलाइट्स होते हैं उसके अंदर हमारे पास 3, 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बैंड होते हैं जिसके अंदर वो डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है, वो ट्रांसमिट कर रहा होता है। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैंड्स होते हैं। हमारे सैटेलाइट के अंदर मोर देन 130 जो है बैंड्स होंगे जिसके अंदर ये डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, और इससे हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर, जिसके अंदर आगे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, इसमें ये हमें बहुत बेहतर और बहुत मुफीद और प्रिसाइज मालूमात दे रहा होता है। तो ये सैटेलाइट इंशाल्लाह सैटरडे की मॉर्निंग सुबह 9 बजे इंशाल्लाह चीन के सेंटर जेक्वान से लॉन्च किया जाएगा, और पाकिस्तान या स्पार्को इंशाल्लाह उस लिस्ट के अंदर आ जाएगा, जो मुश्किल से शायद 8-10 मुल्क है जिसके पास इस तरह की सैटेलाइट की कैपेबिलिटीज होगी। हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होगी। डेफिनेटली फख्र की बात है ये। अब इस सैटेलाइट के बारे में बताइए, कौन कौन सी फील्ड के अंदर ये पाकिस्तान को हेल्प करेगा, और फिर आम इंसान जो है उसकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, स्पेशली जब ये सैटेलाइट चले जाएगा तो हमारी इंफॉर्मेशन में कैसे प्रिसीजन आ सकता है। जी पर्टिकुलरली ये 2 सेक्टर्स के अंदर या 3 सेक्टर के अंदर बहुत डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। जिस तरह मैंने कहा कि पहले हम कोई 4 या 5 बैंड से डेटा देख रहे होते, तब आपके पास वहाँ पे डिफरेंशिएशन चीज़ों की मुश्किल हो जाती है। मिसाल हम अगर आम इंसान है तो अगर हम आसपास देख रहे होते तो मुश्किल से हमें कोई 7, 8 या 10 कलर्स आसानी से हम डिफरेंशिएट कर जाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ शेड अपना ले ले साथ तो हमारे पास कलर की डिफरेंशिएशन बढ़ जाती है। इसी तरह जब वो 130 बैंड्स के अंदर स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस या जमीन से जो वापस शुआएं जो सूरज की वापस जाती है उसको उससे वो कलेक्ट करेगा, उसमें से इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। तो पर्टिकुलरली ये ज़राअत के अंदर जहाँ पे हमें फसलों की निगरानी में और मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें हमारे पास जो उगाई जाती है, पाकिस्तान का मसला थोड़ा यह है कि यहाँ पे फील्ड साइज छोटे होते हैं और यहाँ पे लोग हाइब्रिड क्रॉपिंग करते हैं, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में हमें बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ जो सबसे अहम चीज़ है कि जब भी कोई क्रॉप स्ट्रेस का जो फिनोमेना आता है, जी वो पानी की कमी की वजह से हो या मौसम की वजह से हो, हीट वेव की वजह से हो या कोल्ड वेव की वजह से हो, तो ये उसको अर्ली डिटेक्ट करेगा और इसके लिए जो मिटिगेशन में जो होते हैं या उससे यानी वो रिएक्शन से पहले हम उसको इंशाल्लाह ज़राअत वालों को बता पाएंगे कि आप भाई यहाँ पे आपने कौन सा एक्शन अब लेना है। और इस तरह क्योंकि ये साइल की क्लासिफिकेशन हमें दे देगा तो हमें अपनी ज़राअत को और यानी उन एरियाज तक भी ले जाने में मदद मिलेगी जो ज़राअत के लिए सुटेबल है। और वहाँ अगर आप
पानी अवेलेबल करा देंगे तो वहाँ पे भी ये बहुत कारआमद इंशाल्लाह साबित होगा। इसके अलावा जो बहुत अहम सेक्टर है वो है जंगलात का। बदकिस्मती से हमारे जंगलात बहुत कम है, लेकिन हमने इसको प्रोटेक्ट भी करवाना है, हमने इसको मॉनिटर भी करवाना है और हमने ये भी देखना है कि कहाँ पे किस किस्म के दरख्त लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भी ये बिल्कुल हर दरख्त को अलग से पहचान रहा होगा, क्योंकि इसके पास फैक्टर जो डिस्क्रिमिनेशन की कैपेबिलिटी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी इसके पास। तो हमें बिल्कुल हर रीजन के अंदर हमें दरख्तों का पता चलेगा, फिर जिसमें से वो डिफॉरेस्टेशन भी। बिल्कुल ठीक है। एक और चीज जो कुदरती आफात, पाकिस्तान आपको पता है रिसेंटली भी पाकिस्तान ने एक सैलाब को, बहुत बड़े सैलाब को फेस किया है, उसके बारे में भी ये मददगार होगा? पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकेगा या पहले से बताया जा सकेगा, या फिर जो लैंडस्लाइडिंग होती है पहाड़ी इलाकों में नॉर्दर्न साइड पे, उसके बारे में भी कुछ बता सकेगा ये सैटेलाइट? देखिए, इसके हवाले से सैटेलाइट, जैसे हमारे पास 4 किस्म के सैटेलाइट्स होते हैं ना। एक कम्युनिकेशंस, जिसको ज्यादा आप लोग यूज करते हो, या टेली कम्युनिकेशन की मीडिया उसको यूज कर रहा होता है। सेकंड होते हैं हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसमें से ऑलरेडी हमारे पास 4 इन स्पेस है। उसके अंदर आपको जब भी कोई भी एक सैलाबी सूरत-ए-हाल मुल्क में पैदा होती है, या कोई भी कहीं पे ज़लज़ला आता है, या कोई भी और खुशकसाली का फिनोमेना होता है, या कहीं लैंडस्लाइड होती है, या ग्लेशियर्स अगर आगे बढ़ रहे होते हैं या वो पीछे जा रहे होते हैं, उसकी निगरानी में वो हमें बहुत ही मददगार ऑलरेडी वो साबित हो चुके हैं और वो दे भी रहे हैं। जो जहाँ तक होता है ना प्रेडिक्शन का ताल्लुक, उसके लिए एक चौथी किस्म की सैटेलाइट्स होते हैं जो नेविगेशन के बाद, यानी नेविगेशन थर्ड है, जिससे हम अपने आप को नेविगेट, वो है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। वो अभी हमारे 2047 विजन का पार्ट है, इंशाल्लाह वो भी उसमें होगा। लेकिन अभी जो प्रेडिक्शन है कि आप पहले से ही बता दें, वो अभी ये सैटेलाइट हमारे अगले वाले, लेकिन ये जरूर जो स्लो ऑनसेट डिजास्टर्स होते हैं, जो लैंडस्लाइड है, जिस तरह ग्लेशियर सर्जिंग है, ग्लेशियर मेल्टिंग है, या जो आपके जो ड्राउट फिनोमेनाज होते हैं, या इवन आपके जो डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट की जो हेल्थ की जो वो निगरानी के लिए, ये उसमें से मददगार साबित होंगे। जो इकोलॉजिकल डिजास्टर जिसको कहते हैं, या एनवायरमेंटल डिजास्टर जिसको कहते हैं, क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए भी डेटा फराहम करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जिसमें मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, पाकिस्तान के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं, या पहला पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो है, वो उसके बारे में कुछ तैयारी है? कब वो हम स्पेस में भेजेंगे? वो बिल्कुल इंशाल्लाह। आपने बड़े टाइमली सवाल पूछा। आजकल ही हमारे हमने जो पहला राउंड अपना मुकम्मल कर लिया, और हमारे जो एस्ट्रोनॉट पाकिस्तान में अपने पहले राउंड में सेलेक्ट कर दिया, आजकल उनका यहाँ पे फाइनल राउंड चल रहा है। और इंशाल्लाह अभी वो वेरी सून हम इनको चाइना भेजेंगे, क्योंकि हमने जाना है चाइनीज स्पेस स्टेशन के ऊपर। तो वहाँ पे अब दोबारा एक सेकंड राउंड ऑफ जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, इंशाल्लाह हम बिल्कुल ऑन टारगेट है कि 2026 के अंदर इंशाल्लाह हमारा पहला। इसके अलावा शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में, शॉर्ट लिस्टिंग होती कैसे है डॉक्टर साहब? लाइक अगर एक मेरे जैसा बंदा जाना चाहे स्पेस के अंदर, तो इज इट पॉसिबल? पाकिस्तान के अंदर ये पॉसिबल है? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग होती है आपकी मेडिकल रेजिलियंस के ऊपर, कि अगर आपको माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस के अंदर टेस्ट किया जाता है, बहुत स्ट्रांग हूं, बिल्कुल ठीक है, पहले को भेज दें। पहले पे मैं पूरा उतर गई, दूसरी कौन सी होगी? अच्छा, दूसरे जो अहम चीज है कि अभी तक आपके पास कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, यानी किसी किस्म की भी मेडिकल आपकी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, और आपकी एज अराउंड 35 से 40 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये दो तीन शराइत होती है कि अगर आप माइक्रोग्रेविटी में आप इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। तो चलिए जी। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा जी आप कंप्लीट कर लें। जी मैंने कहा, अगर आपने जीवन अगर माइनर से डेंटल ट्रीटमेंट भी की होंगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, यानी यहाँ नहीं करी ना, नहीं करी, बस ऐसे ही। मैं ना एक्चुअली उम्र वाले मामले पे मैं चुप कर गई हूँ, इसके लिए मैं आपसे ना अलग से राब्ता करूंगी जो ऑन एयर रहा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब क्योंकि आप कह रहे हैं शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है एंड वी आर रेडी टू गो इन द स्पेस, कोई भी पाकिस्तानी जिनको भी सेलेक्ट किया गया, उनकी ट्रेनिंग किस तरह की हुई है, कितने अरसे तक हुई है, और उनके बारे में भी थोड़ा सा जरा हमें बता दीजिए। बिल्कुल, जो पहला राउंड था वो तो तकरीबन अराउंड 1 से 2 महीने का, तो जो यहाँ पे हुआ, और अब जो असल ट्रेनिंग होने जा रही है वो चाइना में होगी, क्योंकि हमने चाइनीज स्पेस स्टेशन पे जाना है, तो वो वहाँ पे जाके उनको पूरा ट्रेन करेंगे। उसके अंदर वो एक सेकंड राउंड होगा। अभी यहाँ पे तकरीबन अराउंड 2 डजन से लोग जाएंगे, उसमें से सिर्फ 2 सेलेक्ट होंगे। वो 2 लकी गए जब वहाँ पे सेलेक्ट होंगे, वो तकरीबन साल के ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, उसमें से फाइनली हम एक बंदा हमारा इंशाल्लाह अगले साल 2026 में इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है। इसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सैटेलाइट से रिलेटेड जिन पर काम चल रहा है? एक तो आपने बताया जिस तरह के हफ्ते वाले दिन 19 को ये सैटेलाइट जो है वो खला में जा रहा है। इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? इसके बाद क्या करने वाले हैं? जैसे आपने शुरू में खुद भी जिक्र किया, हमारा जो 2047 का विजन है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की विजन के साथ भी अलाइन है, हम चाहेंगे कि वहां तक हम
स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल खुद कफील हो जाए। तो उस प्लान पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े तेजी से जा रहे हैं और अब अगले तकरीबन 6 महीने के अंदर हमारे 2 और सैटेलाइट इंशाल्लाह आ रहे हैं जो इन सारी कंसीडरेशन का पार्ट था। उसमें से हमारा जो हमने जनवरी 2025 के अंदर जो EO1 सैटेलाइट लॉन्च किया उसी का आइडेंटिकल एक दूसरा सैटेलाइट EO2 इंशाल्लाह लॉन्च होगा, एक और है और एक और रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट है वो भी इंशाल्लाह अगले 6 महीने में वो लॉन्च क्या होगा। बात है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर ऑलरेडी वो मेन डॉक्टर साहब वेरी एक्साइटेड फॉर इट। आई होप पाकिस्तान जो है बाकी दुनिया की तरह जो बड़े बड़े मुल्क हैं जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा काम करे, पाकिस्तान भी उनके अंदर नाम बनाए और जो कि बना भी रहा है। और इंशाल्लाह आगे जाकर पाकिस्तान खुद कफील भी हो जाए ताकि पाकिस्तान से ही हम लॉन्च कर रहे हो सैटेलाइट। ऐसे दिन आपने चांद पे जाना है, चले जाएंगे अगर मैं अभी अगला तो बहुत शुक्रिया अगला आपको मैं ये जी चांद का मैं आप अगला बताने ही वाला था कि अब इंशाल्लाह 2028 के अंदर इंशाल्लाह हमने जब 2024 के अंदर अपना पहला iCube सेट कमर भेजा था चांद को देखने के लिए, अब इंशाल्लाह 2028 में हम चांद पे अपना रोवर भेज रहे हैं इंशाल्लाह। क्या बात है, आपसे राब्ता करने लगी डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे राब्ता करने लगी। चांद को करीब से देखना चाह रही है, बाद में आपने ये नहीं कहना कि मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, बड़े अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया। जनाब हम 2028 पर चांद पर जाने के लिए तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके साथ साथ हफ्ते को हमारा एक सैटेलाइट भी लॉन्च होने जा रहा है जो मुख्तलिफ शोबों के अंदर हमारी हेल्प करेगा, स्पेशली हमारे डेटा के अंदर और हमारी इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रिसीजन लाने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप जाते हैं ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। हम अक्सर अपने प्रोग्राम में बच्चों के जो मसाइल हैं उन पे बात कर रहे होते हैं, उनको फोकस कर रहे होते हैं कि लाजमी कोई ऐसा सेगमेंट या तो बच्चों के फ़ायदे के लिए हम कर लें या उनकी जो मुश्किलात होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम उस चीज़ को डिस्कस करें। नए चैलेंजेस आ रहे हैं। अब एक चैलेंज जो है ना वो लर्निंग पॉवर्टी के नाम से, यानी कि जिन बच्चों को पढ़ने में मुश्किलात हो रही होती हैं वो सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे होते। अब उसके ये एक संगीन मसला है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे बच्चे महंगे स्कूल्स में जा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे जगहों पे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस तरह से रीड नहीं कर पा रहे होते या उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। अब इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या फैक्टर्स है, इस पर हमने आज बात करनी है। इसमें एक सर्वे भी हुआ था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में बच्चों की जो पढ़ने की सतह है वो एक वाकई में संगीन मसला बनती जा रही है। यानी कि पहले जो तादाद कम थी अब ये तादाद बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर 10 साल की उम्र के बच्चे यानी कि 3rd क्लास तक के बच्चे जो है ना वो एक सादा सा जुमला भी नहीं पढ़ पाता है, जिसे लर्निंग पॉवर्टी कहा जाता है। अब इसकी रीज़न क्या है, कौन कौन से मुहर्रिकात हैं जो इसके पीछे कार फरमा है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग भी जो देखने वाले हैं वो इस तरह के मसले का सामना कर रहे हैं, उनके बच्चे सही तरह पढ़ नहीं पाते, तो आप भी हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर जो है वो हम फ्लैश भी कर रहे होंगे। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बता देते हैं कि कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे, अगर हम सब कॉन्टिनेंट की खास तौर पर बात करें उसके अंदर बच्चों को सिखाने के लिए। जोड़ एक तरीका है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मिस स्पेलिंग टेक्निक का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है। लर्निंग पॉवर्टी के बारे में जो आलमी बैंक है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के 78% बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में एक सादा जुमला पढ़ने से कासिर भी रहते हैं और 82% उर्दू कहानी पढ़ने में नाकाम रह जाते हैं। अब इसकी रीजंस जो है ना वो जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ आज एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, कंसल्टेंट थेरेपिस्ट हैं राम मन्नान। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और जो बच्चे पढ़ पाते हैं वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, तो इन दोनों के पीछे क्या रीजंस है ये जानता है हीरा से। हीरा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसा क्या है। सबसे पहले तो ज़रा हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सिचुएशन है और बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। जी अनम और आयशा, सबसे पहले तो आपका सवाल ये है कि बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। असल में हमारे यहाँ पाकिस्तान में कमी बहुत है एक शऊर की, जिसमें बेसिक शऊर ये है कि हम अपने बच्चे को किस उम्र से स्कूल लगवाएं। ठीक है, जो अर्ली इंटरवेंशन की उम्र है, जो कि छोटी उम्र है, वो निकल जाती है। उसके बाद जो आती है उन लोगों की बड़ी उम्र बच्चों की, जिसके लिहाज से फिर उनको मुश्किलात पेश आती हैं। तो आपको क्या लगता है बच्चों की सही उम्र क्या है जिसमें स्कूल भेजना चाहिए? क्योंकि जो लोग थोड़ा सा लेट बच्चों को भेजते हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट या उनकी माइंडसेट ये होता है कि सारी जिंदगी बच्चों ने पढ़ाई का बोझ उठाना है, थोड़ा सा इसकी जिंदगी के ये जो दिन है ना ये दोबारा नहीं आने, उसको वो टाइम वो स्पेस मिल जाए। आपकी नजर में बेहतरीन एज क्या होनी चाहिए बच्चे के स्कूल जाने की?
देखें, जो बेहतरीन एज है वो 3 से 4 साल की उम्र है। इससे पहले माँ बाप होम स्कूलिंग करें, घर पे पढ़ाएं। होम स्कूलिंग का मतलब कतन ये नहीं है कि आप बच्चे को लेके बैठ जाएं, उसको बाउंड कर दें। होम स्कूलिंग का मतलब है आप बच्चों को फन एक्टिविटी करवाएं। आप उसे चावल के आटे से, आप उसे चावल से, आप उसे पास्ता से, आप इन चीज़ों से खेलना सिखाएं। नंबर्स बनाना, शेप्स बनाना आप यहाँ सिखाएं। बच्चों को अल्फाबेट सिखाएं। आप बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन, चीजें छोटी छोटी फ्रेसेस बनाना सिखाएं, साइट वर्ड्स सिखाएं। यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब हम पढ़ाई की बात करते हैं ना हीरा, ये वाला मुद्दा है पेरेंट्स का। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीडिंग कैपेसिटी ऑफ अ चाइल्ड, कि बच्चा पढ़ने के काबिल क्यों नहीं हो पाता। और ये लर्निंग पॉवर्टी, ये टर्म मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप पहले इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। व्हाट इज लर्निंग पॉवर्टी? देखिए, बेसिकली लर्निंग पॉवर्टी का मतलब हमारे यहाँ लर्निंग चैलेंजेस, ठीक है जी। अच्छा, अब लर्निंग चैलेंजेस मैं आपको बताती हूँ क्या है। एक बच्चा है, उसको पता ही नहीं है बे अलिफ ते, वो बे अलिफ ते तो पढ़ रहा है लेकिन उसको पता नहीं बे अलिफ ते बाद बनाता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पेरेंट्स ये समझते हैं, उन कुछ वो बच्चे लेबल हो जाते हैं कुड़मगज के नाम से। वो बच्चे लेबल हो जाते हैं कि माँ तवज्जो नहीं दे रही, टीचर तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन असल में बच्चे को वो जुमला बनाना, वो फ्रेज बनाना, वो फोनेम्स को कनेक्ट करना वो आ ही नहीं रही होता है, बच्चे आ ही नहीं रहा होता है बच्चे को। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम एक्सपर्ट से, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें। जहां आपका बच्चा, अच्छा चले मैं एक आम फहम जबान में बात बताती हूँ, जब माँ बाप को लगे उनका 5 से 6 साल का बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा, वो फौरन उसे किसी कंसल्टेंट को दिखाएं। उस वक्त दिस इज द बेस्ट टाइम। ठीक है, लेकिन इसकी रीजन आपको क्या लगती है? क्योंकि हमने भी उसी तरीके से पढ़ा। अगर हम अपनी मिलेनियल्स की बात करें या इवन कुछ जेनजीज भी ऐसे हैं, उन्होंने भी उसी तरीके से पढ़ा जिस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हम अगर पढ़ना सीख गए तो वो बच्चे क्यों पढ़ना नहीं सीख रहे? मैं एक्चुअली वो रीजन जो है ना बेसिक, उसको अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि किस वजह से बच्चे हमारे नहीं सीख पा रहे। देखिए, रीज़न यही हो सकता है कि बच्चों को लर्निंग चैलेंजेस हों, या हम ये बोलें कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हों। लेकिन चूंकि बच्चा अगर अर्ली इंटरवेंशन में आप बच्चों को वो चीज़ सिखा दें तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी में नहीं आता, वो जस्ट चैलेंजेस रह जाते हैं। मुश्किलात होती हैं, वो ऐसा नहीं होता कि बहुत शदीद मुश्किलात है कि बच्चा आगे जाके ज़िंदगी में किसी जगह खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, 18 प्लस हो गए हैं। वो हमारे पास आए थे 4-5 सालों से, और उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज को हमने कन्वर्ट कर दिया। किसी को ड्राइविंग स्किल्स करवाई है हमने, यू नो कि दे आर गोइंग देयर बेस्ट, डूइंग देयर बेस्ट। अच्छा हिरा, ये भी बताएगा कुछ बच्चों को क्या लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम है? यानी एक लैंग्वेज, फॉर सपोज वो इंग्लिश सही तरह से पढ़ पा रहे होते हैं क्योंकि उसका एक एक स्पेलिंग, एक एक अल्फाबेट जो है वो अलग होता है। उर्दू में नॉर्मली बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उर्दू जो है वो जोड़ के लिखी जाती है, अल्फाज जोड़ के बनाए जाते हैं, वहां पे बच्चों को मसला होता है? या ओवरऑल ही जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा? नहीं, देखें, जो बेसिकली लैंग्वेज प्रैग्मेटिक्स है वो हमारे ऑब्वियसली दिमाग का हिस्सा है। दिमाग उसमें अलग से काम करता है, अलग से प्रोसेसिंग होती है। जब बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी है, इट मींस कि उनको किसी भी लैंग्वेज की डिसेबिलिटी है। हर लैंग्वेज में उनके साथ मसला आ सकता है, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक सिंटेक्स है दिमाग में वही नहीं बन पा रहा। उनका दिमाग कॉम्प्रिहेंड कर ही नहीं पा रहा उन जुमलों को। हालांकि हम, अच्छा, इसमें हमें कंप्लेन आती है पेरेंट्स की, जो जबान होती है वो ये होती है कि हमारा बच्चा बातें तो बहुत पटर पटर करता है, लेकिन जब मैं इसे पढ़ने बिठाती हूँ ना, ये बिल्कुल जीरो हो जाता है। हम जब हम ये टर्म देखते हैं, ये टर्म आई, इट मीन्स के बच्चे को लर्निंग डिफिकल्टी है उस वक्त। फिर हम बोलते हैं कि चलिए आप आइए, आप अपने रेमेडियल थेरेपिस्ट से आप अपना इवैल्यूएशन करवाइए, बच्चे का असेसमेंट करवाइए। फिर हम उस असेसमेंट के थ्रू काम करते हैं बच्चे पे किन एस्पेक्ट पे काम करना है हमें। तो किस तरह से काम करते हैं? क्या रेमेडीज या क्या तरीके होते हैं आपके? बच्चों को फिर लेके चलते किस तरह से? थेरेपी से पहले क्या कुछ होता है? बच्चों को किस तरह से कोशिश की जाती है कि थेरेपी की तरफ ना जाना पड़े, या डायरेक्ट आप लोग प्रेफर करते हैं कि थेरेपी की तरफ ही लेकर जाएं? अच्छा, देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इस लिहाज से अच्छा है, बहुत से जब पेरेंट्स समझते हैं बच्चा नहीं पढ़ा, चलो फौरन स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है, उसको शुरू में मुश्किल आ रही है या स्कूल में रहन देते हैं, हम थेरेपीज की तरफ नहीं जाते। देखिए, जब हम थेरेपीज की बात करते हैं तब थेरेपीज में गोल्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, और स्कूल में होते हैं कैरिकुलम को, एकेडमिक्स आपको फॉलो करना है, बच्चे को कोर्स खत्म करवाना है। हम बेसिकली गोल्स एंड प्लान्स पे काम करते हैं। मैं कहती हूँ कि जब आपको लगे आपका बच्चा डिफिकल्टी की
तरफ जा रहा है पढ़ने में, आप उसकी फॉरेन थेरेपीज स्टार्ट करवाएं। इवन के कुछ उन बच्चों के लिए भी हम रेमेडियल थेरेपी समटाइम्स कर रहे होते हैं, या उन बच्चों को भी हम रेमेडियल थेरेपी अप्रोचेस के साथ, सोशल कम्युनिकेशन सेशंस के साथ हम एनहांस कर रहे होते हैं, जिनके बहुत या तो ये समझे मिशनरी स्कूल्स में उनको इंटरव्यू होने वाले हैं, या हम उनको ये दिखा रहे हैं कि वो उनका कोई चैलेंजेस आ रहे हैं आगे पढ़ाई में, हम उनके लिए भी रेमेडियल थेरेपीज कर रहे होते हैं। अच्छा, और जहाँ तक आपका सवाल ये था बेसिकली कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं, ठीक है, कि आया किस जगह मसला आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 5-6 डोमेन है, हम ये देखते हैं आया किस जगह मसला आ रहा है। हिरा, आप कंक्लूजन की तरफ आते हैं जरा कि कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो राइट नाउ यूज़ की जा रही हैं और हमें कौन सी टेक्निक्स की तरफ ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है, ज़रा इसके बारे में बताइए। अच्छा, देखिए, हम जब बात करते हैं रेमेडियल थेरेपी की, हम बात करते हैं बच्चों की लर्निंग स्किल्स की, हम सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को मल्टी सेंसरी अप्रोच देनी है, ठीक है जी। सुनने में लफ्ज़ बहुत मुश्किल लग रहा है, पर मल्टी सेंसरी अप्रोच को अगर मैं आम फहम ज़बान में आपको बताऊं तो मैं ये बताती हूँ, जितने भी आपके घर में चीज़ें हैं जो कि टेक्टाइल में, जो कि टच करने में आपको लग रही हैं कि खुरदरी हैं, या कि जो कि आपकी आवाज़ें सुनने में आप लग रहे हैं कि ये कुछ ख़ास आवाज़ें बना रही हैं, उन सबको बच्चे की लर्निंग में शामिल करेंगे आप, ठीक है। जिसका एक मैं आपको कुछ एग्जांपल बताती हूँ, सैंड है, मट्टी है, ठीक है, मट्टी पे लिखवाएं आप बच्चे को, ठीक है जी। अच्छा, जहाँ तक आवाज का ताल्लुक है, टेक्टाइल है, मेरा टेक्निक्स के बारे में बताइए अभी पढ़ने में के लिए। हाँ, कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं? ओके, हमारे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं जिसमें हम बच्चों को लिखवा रहे हैं, हम ऑडिटरी से काम करवाते हैं बच्चों को, मतलब याद दहानी के जरिए काम करवाते हैं, हम साइट वर्ड्स के साथ काम करवाते हैं, हम बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग के साथ काम करवाते हैं। ये सब प्रॉपर एक टेक्निक अप्रोचेस ही हैं, ठीक है, जिसमें हम, आपने खुद तस्करा एक चीज़ किया, याद कहानी का, ठीक है जी। हम एक कहानी बार बार दोहराते हैं बच्चे के सामने। हम कुछ इन टेक्निक्स के ऊपर, कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक्स के ऊपर, ऑडिटरी मेमोरी के ऊपर, और दुनिया में कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही हैं इस चीज को ओवरकम करने के लिए? व्हाट डिफरेंट टेक्निक्स आर? हाँ, दुनिया में जी बिल्कुल जी अनम एंड आयशा, दुनिया में मल्टी सेंसरी अप्रोचेस ही यूज हो रही है, जो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में यूजुअली बहुत कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि लोगों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है, टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है, शायद एक वजह ये भी हो सकती है। हमारे साथ लाइव कॉलर भी हैं रावलपिंडी से, अरसलान, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कुछ सवाल करना चाहेंगे या कुछ ऐड करेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं हीरा से कुछ पूछना चाह रहा हूँ जी कि मेरा बेटा है 3.5 ईयर एज है उसकी, तो थोड़ा सा स्पीड डिले था उसका, तो अभी मैं उसको मतलब होम स्कूलिंग तो करवा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी अभी पूरा सेंटेंस पूरा नहीं बोल सकता सही से। तो मैं बस इनसे ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि उसको मुझे अभी प्रॉपर स्कूलिंग शुरू करा देनी चाहिए, या मैं अभी कुछ अर्सा और घर पे उसको होम स्कूलिंग पे रखूँ, तो क्या सजेस्ट करती हैं? ठीक है, आप सुनते रहिए, जवाब लेते हैं। जी देखिए अरसलान, आपके बच्चे की एज बहुत छोटी है, 3.5 है, लेकिन अभी आप उसकी होम स्कूलिंग ही करें, लेकिन कोशिश करें उसके साथ साथ आप उसकी कॉम्प्रिहेंशन या कहानियों पे, ठीक है, रात को एक कहानी लेके बैठे, एक बुक रीडिंग का सेगमेंट करें, 10 से 15 मिनट की बुक रीडिंग की अप्रोच एक 3 साल के बच्चे के लिए इनफ है, ठीक है, जिसमें आपको तरीका मैं अभी बता रही हूँ छोटा सा, एक ये समझे, एक शो केस है जो मैं करना चाह रही हूँ। अरे वाह, ये क्या है, ये तो हाथी है, इसके कान देखो कितने बड़े हैं, हम इस तरह करके बच्चों को इलेबरेट कर सकते हैं, जिससे उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी इंक्रीज हो रही है, वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर जो स्पीच डिले, कहीं बच्चा जा रहा है स्पीच डिले में, वो भी एनहांसमेंट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी टेक्निक्स हैं जो पेरेंट्स घर में यूज कर सकते हैं अगर वो किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, पहले खुद से ट्राई करना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, उसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितने साल का है। अगर आपका बच्चा 2 साल से लेके 4 साल तक का है, 2 साल से लेके 3 साल तक का है, तब तो आप उसको पॉइंटिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, और उसके साथ बातें करेंगे, अरे वाह बाबा क्या कह रहे हैं, इस तरह करके कि आप चीज को एग्जैजरेट करेंगे, जुमलों को एग्जैजरेट करेंगे। ये बात हो गई स्पीच टेक्निक्स की। जहां तक बात रही रेमेडियल टेक्निक्स की, ये लिखने और पढ़ने की सलाहियत की, आप उनसे बात करेंगे बच्चे से, आप बच्चे को लिखवाएंगे, कभी आटे पे लिखवा रहे हैं आप उंगली से, ठीक है जी, कभी आप बच्चे
बच्चे को चावल पे लिखवा रहे हैं उंगली से, वो अप्रोचेस हैं, या फिर आप उनको कलर्स क्रेयॉन्स खास तौर पे, ठीक है, क्रेयॉन्स ये समझे, उसको भी हम मल्टी सेंसरी अप्रोचेस में डालते हैं क्योंकि उसका टेक्सचर बहुत थिक होता है, बच्चों विजुअल स्टिमिंग बच्चों को मिल रही है उससे, विजुअल मतलब विजुअल लर्निंग मिल रही है, नॉट द स्टिमिंग, सॉरी, विजुअल लर्निंग मिल रही है बच्चे को, ठीक है, बच्चा स्टिमुलेट हो रहा है कि वाह अच्छा कुछ कलर आ रहा है, मैं स्ट्रोक मार रहा हूँ, रंग बन रहा है, ठीक है, आप यहाँ से बच्चे को स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर आता है स्टेप आपकी स्कूलिंग का नेक्स्ट। अच्छा, ये जो रेमेडियल थेरेपीज होती हैं ये सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए होती हैं जो पढ़ने में या लिखने में कुछ मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं बोलने में, या फिर ये आम बच्चों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है जिनको कोई मसला नहीं है इन थेरेपीज के साथ, वो कम से कम अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं ये बोलने और पढ़ने की सलाहियत को? ठीक है, देखिए अनम आयशा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो रेमेडियल अप्रोचेस हैं वो हर बच्चे के लिए हैं, ठीक है, आप जितना ज़्यादा रेमेडियल अप्रोचेस डालेंगे बच्चे उतने एनहांस होंगे। अच्छा, जहाँ तक बात रही रेमेडियल थेरेपी की, तो रेमेडियल थेरेपी क्योंकि इतने ख़ास पर्टिकुलर गोल्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल की टीचर्स इससे वाकिफ़ नहीं होती बहुत, तो इस वजह से शायद ये पार्ट हमारा लैक करता है स्कूल सिस्टम में। लेकिन ये कि जो रेमेडियल अप्रोचेस है वो सब बच्चों के लिए है, क्योंकि उससे हम बहुत ये समझे एक डिफरेंट तरीके से लर्निंग को बहुत फन बना के इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी, इंडिविजुअलाइज्ड प्लान के साथ। ठीक है हीरा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है मिसबा है मियां वाली से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, बताइएगा क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी एक छोटी बहन है 9 साल की, तो क्या नाम है, वो बाकी चीजें जल्दी पिक करती है, मतलब जो भी मतलब ज़हन उसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जब सबक पढ़ती है तो पढ़ती ठीक है, लेकिन मतलब उसे याद थोड़ा बहुत लेट होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मसला है। ठीक है, ठीक है, आप सुनती रहें, इस पर जवाब ले लेते हैं। हीरा, कॉम्प्रिहेंशन का इशू भी आ गया, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि पढ़ तो लेता है बच्चा, हालांकि 9 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो जो बच्चे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हम उन्हें मुख्तलिफ मिसालों के जरिए बताते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 9 साल के बच्चे में अप्रोच ये हम मसले नहीं देखते, हम ये स्ट्रोक के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास 80 साल के 85 साल के होते हैं हम उनमें भी ये चीज़ देखते हैं, उनके लिए भी ये टेक्निक है। और 9 साल के बच्चे का जो कि मिसबा ने अपनी बहन का जिक्र किया, उनके लिए भी ये टेक्निक है कि उनको मिसालों के जरिए आप समझाएंगे। जो कि रट्टाफिकेशन है या ये समझे कि रोट लर्निंग है, उससे आप कभी भी नहीं उनको बताएंगे, उनको मिसालों के जरिए चीज़ें याद करवाई जाएंगी समझ कर। ये एक वो टेक्निक है जो कि जिनकी कॉम्प्रिहेंशन या तो वीक है या उनको बात समझ नहीं आती, ये उनके लिए है। ठीक है, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो हम रीज़न आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ओवर द इयर्स क्या तब्दीली आई है, लेकिन आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया सारी सिचुएशन को। बहुत शुक्रिया। हीरा मनान हमारे साथ मौजूद थी। तो बच्चे जो हैं अगर वो ठीक से या देर से पढ़ना शुरू करते हैं और अगर पढ़ लेते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देम। उनके साथ पहले तो आपको खुद मेहनत करनी है, लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा देन आपको किसी थेरेपिस्ट के पास। बच्चे को प्रेशराइज नहीं करना कि तुम्हारा हर चीज में ध्यान है, यहाँ ध्यान नहीं होता। नॉर्मली यही जुमले बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं ना कि भाई तुम्हारा खेलों में ध्यान है, तुम हर चीज में आगे होते, यहाँ तुम्हें क्या मसला है? सवाल तो बिल्कुल बनता ही है, लेकिन चलो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। इसके बारे में आने वाले सेगमेंट्स के अंदर या आने वाले वक्त के अंदर मुख्तलिफ एपिसोड्स में मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छी खबर है पाकिस्तान के तालीमी जो हमारे इंस्टीट्यूट है उस हवाले से, क्योंकि जो आला तालीमी हमारे इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने जगह बनाई है इंटरनेशनली। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पाकिस्तान की 48 जामियात जिन्होंने जगह बनाई है, जिसमें इस्लामाबाद की कायद आज़म यूनिवर्सिटी को 401 से 500 के जुमरे में शामिल किया गया है। इसके अलावा बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया है और 400 पॉइंट्स की शानदार बेहतरी उसने दिखाई है और 600 800 के दरमियान जो है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी ने। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी हैं, जिनके अंदर कॉमसेट्स भी शामिल है, NUST शामिल है, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी नुमाया है। ये रैंकिंग सिर्फ तदरीस पर नहीं बल्कि और भी दीगर क्राइटेरियाज होते हैं जिनके अंदर रिसर्च होती है, आलमी नुक्ता नज़र होता है, इल्म की मुंतकली यानी कि ट्रांजिशन कैसे हो रही है नॉलेज की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 18 ऐसे आलमी अशारी हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी रैंकिंग की जाती है। अब पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अंदर बेहतरी का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में इस तरफ कितना ध्यान दिया जा रहा है, कितनी प्रायोरिटी पर है, ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद M अली साहब। उनकी तरफ चलते हैं, उनको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी।
ज़बरदस्त सर, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर। 48 पाकिस्तानी जामियात जो हैं उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और वो वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर शामिल हुई है। डेफिनेटली बड़ी खुशाइन बात है ये। अब आपको कैसा लगता है ये पेस पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का या इन यूनिवर्सिटीज़ का कि ये आलमी रैंकिंग के अंदर आ रही है, और कितना पोटेंशियल आपको लगता है कि अभी बाकी है? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है कि हमारी 48 यूनिवर्सिटीज़ इसमें आई हैं और इसमें सटली बेहतरी की गुंजाइश भी है। और इससे पहले QS रैंकिंग भी आई थी और QS रैंकिंग में भी पाकिस्तान की बहुत सारी जामियात ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला अफजा बात है और हमें इस पर प्राइड भी लेनी चाहिए और मज़ीद कोशिश करना चाहिए कि हम वर्ल्ड रैंकिंग में और ज़्यादा ऊपर आएँ। अच्छा, हम इसको ये समझें कि हमारा जो तालीमी मयार है या हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन सिस्टम, वो कुछ बेहतर हुआ है जिसकी वजह से ये तब्दीली हमें नज़र आ रही है? जी बिल्कुल बेहतर हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो मैट्रिक्स हैं वो यूज़ होते हैं और तब्दीली तो ज़ाहिर है एविडेंस बेस है कि ये टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग बड़ी क्रेडिबल है और QS की रैंकिंग तो सबसे बेहतर है। तो उन दोनों रैंकिंग्स जो इंटरनेशनल आई हैं उसमें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और पहले की निस्बत बहुत ही आगे यूनिवर्सिटीज़ आई हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दी है। तो इससे हमें ये साबित होता है कि हमारा तालीमी निज़ाम बहुत बेहतर, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन है और उसमें एफर्ट्स हो रही हैं और उसके नताइज भी आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आई रियली वांट टू नो अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी कि वो कहाँ पर स्टैंड करती है, और मेरी आल्मा मैटर भी है तो डेफिनेटली मेरा इंटरेस्ट जो है वो बनता भी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा, उसके अंदर ओवर द ईयर्स कितनी तब्दीली आई है, देन हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? जी पंजाब यूनिवर्सिटी भी बेहतरी की तरफ गई है। ये टाइम्स हायर एजुकेशन में तो हमारी जो रैंकिंग है वो 800 से 1000 है और वो मैंने जब इसको देखा है तो हमारा जो डेटा है वो सही तरह उसमें नहीं गया। तो इंशाल्लाह मैं टीम को बेहतर करूँगा और अगले साल मुझे कभी यकीन है कि हम टॉप 500 में आ जाएंगे। लेकिन QS रैंकिंग में हम वर्ल्ड में 540 पे हैं और वो तकरीबन हम 40 लेवल ऊपर गए हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी इज़ परफॉर्मिंग वेल और इंशाल्लाह चूँकि ये जो रैंकिंग आती है ये एक साल की एफर्ट नहीं होती, इससे ज़्यादा की एफर्ट होती हैं। तो मुझे भी अभी 1 साल हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। एक तो चलें ठीक है, तालीम का मयार वो जांचा जाता है, तालीम के मयार को जांचने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आलमी रैंकिंग में आती हैं? देखिए तालीम के मयार में तो जाहिर है कि जो करिकुलम हम पढ़ा रहे हैं वो नेशनल लेवल पे है, फिर स्टूडेंट टीचर रेशियो है, फिर स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारा जो कैंपस की ग्रीनरी है, ग्रीन मैट्रिक्स भी उसमें आते हैं, फिर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं, लेबॉर्ट्रीज़ में जो हमारे केमिकल्स हैं, सप्लाइज हैं, जितनी हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च के जो पब्लिकेशंस आती हैं, फिर उस रिसर्च का इम्पैक्ट है कि क्या उसमें से प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, सोसाइटी को उसमें से कितना फ़ायदा हो रहा है, यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री लिंकेजेस हैं, एलुमनाई का ऑफिस है और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्री के साथ यूनिवर्सिटी का लिंकेज है, सर्विसेज जो हम सोसाइटी को तो प्राइमरीली रिसर्च है और रिसर्च के अंदर पैरामीटर्स हैं कि उस कमर्शलाइज हो रही है, खुद उसकी बात कर क्वालिटी दी क्या रिसर्च है। पेपर्स के बारे में, ज़रा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट जामियात जो हैं उनसे ऑन एवरेज हर साल एनुअल कितने रिसर्च पेपर्स जो है ना वो हम पब्लिश करते हैं, और अगर हम फिर कंपैरिजन करें उनका टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो डिफरेंस कितना ज़्यादा है, उसके अंदर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है, एंड देन फिर परसेप्शन जो है ओवरऑल दुनिया के अंदर हमारी यूनिवर्सिटीज़ का वो किस तरह का है, इसके बारे में भी बताइए। जी ये जो पब्लिकेशन का नंबर है वो हम कंपैरेबल हैं दुनिया की टॉप ममालिक और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनसे हम कहीं बेहतर हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हैं वो कितनी हैं,
और दूसरी क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन है, Quality of publication. और तीसरा उस पब्लिकेशन का इम्पैक्ट है कि वो इम्पैक्टफुल पब्लिकेशन है। एक तो पब्लिकेशन बराए पब्लिकेशन है ना, कि पेपर छप रहा है और आप बेसिक फंडामेंटल रिसर्च कर रहे सही है। हैं, लेकिन ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो अप्लाइड रिसर्च पे है कि आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट जो है वो कमर्शियल हो रहे हैं, तो क्या हम मार्केट में कर आ रहे रहे हैं, वो बिक रहे हैं, उसकी हमारी economic- पब्लिकेशन का इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है, उसकी एप्लीकेशन हो रही है, इस क्वालिटी की रिसर्च हो रही है हमारे यहाँ पर? जी हो रही है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने की गुंजाइश है और ज़रूरत भी है। बिल्कुल सही। कि हम आपने पड़ोसी अब क्वांटिटी से क्वालिटी और इम्पैक्ट की तरफ जाएं। बिल्कुल सही। आपने पड़ोसी ममालिक की बात की है। अगर हम भारत को देखें, हम नॉर्मली चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो टॉप रैंकिंग में आती हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ उनकी शामिल भी होती हैं और नंबर्स में भी वो बेहतर होती हैं। तो क्या ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो हम अभी पीछे हैं इस मैदान में? देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़, ज़ाहिर है वो मुल्क बड़ा है, वो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी आबादी ज़्यादा है और हमारे से 5 गुना ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उनमें से अगर वो ऊपर आ जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमने देखना ये है कि पर यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस क्या आ रही हैं, पर हमारे जो असातिज़ा हैं वो टॉप 2% इन द वर्ल्ड में कितने हैं, तो उस हिसाब से भारत से हम बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और हमारी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉलर टू वैल्यू रेशो की अगर आप बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो आउटपुट आ रहा है, वो मेरा ख्याल है कि सिर्फ हमारे हमसाया ममालिक नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि आप मार्केट किस तरह से कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को दुनिया भर के अंदर, ये कितना मैटर करता है? और दूसरा ये कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ से स्टूडेंट्स निकलकर कितना बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, ये कितना ज़्यादा मैटर करता है इन रैंकिंग्स के ऊपर? देखिए, हमारे बहुत सारा स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, बाहर नौकरियों के लिए भी जाते हैं, हायर एजुकेशन के लिए भी जाते हैं। हम खुद भी हायर एजुकेशन को, और मैं आपको ये बताऊं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो आ रहे हैं। ये भी रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। और हमारा जो लोकल मार्केट है, मैं आपको ये बताऊं कि आपकी सिविल सर्विस है, उसमें जो मेजॉरिटी लोग आते हैं, अभी भी रिज़ल्ट परसों आया है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और जीसी लाहौर, हमारे जितने भी CEOs हैं वो बेशक फाइनेंशियल मार्केट्स के हैं, वो IT की कंपनीज के हैं, वो भी हमारे अपने प्रोडक्ट हैं, हमारी इन्हीं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट हैं। और आपके बाय एंड लार्ज जो आपके शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़त से, उनमें जो हैं वो मोर देन 90% तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से ही हैं। फिर हमारी जुडिशरी है, इस वक्त सुप्रीम के अंदर 80% से ज़्यादा, और हाई कोर्ट्स में भी सिर्फ पंजाब की हाई कोर्ट नहीं, बाकी सूबों की हाई कोर्ट में भी जो हैं वो हमारे मोस्टली पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से पढ़े हुए जो जजेस हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कि आपकी जितनी भी टॉप की एग्जेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे हमारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोडक्ट हैं और वो मुल्क के अंदर सर्विसेज अपनी दे रहे हैं और हर शोबे के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी। पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सा पोटेंशियल है जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, यानी कि बेहतरी की गुंजाइश अभी भी बाकी है। और कहते हैं ना कि आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ आपको जाते रहना चाहिए, हम ट्रैक पे हैं। मुझे ऐसा लगता है अभी हम जब हमने पढ़ा था आयशा, अगर आप उस वक्त को अभी के साथ कंपेयर करें, हम यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर अपनी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं तो हमें लगता है बहुत डिफरेंस आ गया है। अभी बहुत चीज़ें जो हैं वो बच्चों को सिखाई जा रही हैं जो उस वक्त नहीं थी, तो उसका मतलब है सही ट्रैक पे हैं। डेफिनेटली, और ये ज़रूरी भी है ना, वक्त के साथ साथ चलना, ज़माने के साथ साथ चलना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे तो बात करेंगे दीगर अहम मेहमानों से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन एंड एक मरतबा फिर से ज़रा बात करते हैं स्पेस के बारे में और पाकिस्तान की जानिब से क्या किया जा रहा है। आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं, हसन मोहसिन, जिन्हें बैनुल-अक़वामी इदारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज ने मुंतखब किया है, जो सिविलियंस को स्पेस में भेजते हैं और वहाँ जाकर उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। तो हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी सिलेक्शन कैसे हुई एंड हाउ डिड यू फील व्हेन यू गॉट टू नो कि आप सेलेक्ट हो गए हैं? मेरी सिलेक्शन जो है, मुझे पहले से दिल था कि हमेशा बचपन से ही शौक है कि एस्ट्रोनॉट बनने का। तो जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो उस वक्त एडमिशन के टाइम पे मैंने जो है सोचा शायद पाकिस्तानी हो के मुश्किल है कि एस्ट्रोनॉट बनूं, मुश्किल है कि अमेरिकी हुए बगैर आपको एडमिशन मिले नासा के जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। और ये बात है कि आप जो है सिटीजनशिप, यूएस सिटीजनशिप के बगैर आप जो है नासा और अमेरिकन स्पेस कंपनी में काम नहीं कर सकते, लेकिन आप जो है कमर्शियल की तरफ जा सकते हैं। तो उस वक्त तो मैंने जो है सोचा कि मैं ज़मीन से रिसर्च कर सकता हूँ, तो मैंने एस्ट्रोनॉमी सेलेक्ट की और मैंने जो है अपनी ग्रेजुएशन एस्ट्रोनॉमी में की यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से। और उस वहाँ पे जो है मैं स्टूडेंट जो क्लब्स होते हैं उनके थ्रू मुझे कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया और मुझे इस इंस्टीट्यूट का पता चला, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे पूरी दुनिया से वो लोगों को इनवाइट करते हैं और पाकिस्तानी भी, और वहाँ पे आपको जो है एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज से रिलेटेड जो है कोर्सेज मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने जो है तैयारी करने के लिए वहाँ पे आपको पूछते हैं अगर आपके पास स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस है, पायलट एक्सपीरियंस है, कोई स्काई डाइविंग, इस तरह की सारी चीज़ें। तो एकेडमिक्स के ऊपर मैंने फिर ये सारी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर्स की और उससे मेरा एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। अच्छा, ये स्पेस फॉर ऑल, ये जो फिलॉसफी है इस पर आप बड़ा यकीन रखते हैं, ये क्या है, इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। ये हमारा मोटो है इस इदारे का। हम जो है हमेशा ये कहते हैं कि स्पेस फॉर ऑल, और ये इसके मानी जो है, पहली बात तो जो है मुल्कों से रिलेटेड कि हर मुल्क, आप जो है किसी भी मुल्क से हो तो हम जो है स्पेस एक साथ, पूरी ह्यूमैनिटी हम एक साथ स्पेस के बारे में रिसर्च करें और उसके बारे में जो है स्टडी करें और एडवांसमेंट करें इंजीनियरिंग साइड पे भी। और दूसरी जो मेरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि स्पेस सिर्फ आपको ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जो है एरोस्पेस इंजीनियर हो, या हर फील्ड की अभी ज़रूरत है। तो इसकी एक अच्छी मिसाल है, जैसे भाई नासा का एक मिशन है आर्टेमिस मिशन, तो वो लोग चाह रहे हैं कि अभी चांद पे जाके रिहाइश डेवलप करें और उसके लिए उनको एडवांस्ड आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत है। जब वो वहाँ पे जाके पौधे उगाएंगे उनको बॉटनिस्ट की ज़रूरत होगी। तो अब हर फील्ड की ज़रूरत आ रही है, और जब जैसे अमेरिका, रशिया, चाइना बड़े प्लेयर्स स्पेस जा रहे हैं तो हमें ये भी गारंटी करना है कि कोई चांद पे कब्जा ना कर ले। तो इसके लिए हमें स्पेस लॉयर्स चाहिए। स्पेस लॉ बहुत बड़ा फील्ड बनने वाला है और कनाडा में आजकल इमर्ज भी हो रहा है मेरे अराउंड। तो हर फील्ड के लोग चाहिए हमें, हर मुल्क से लोग चाहिए, हर बैकग्राउंड इस वक्त इम्पॉर्टेंट है। हर तरह से आप जो है स्पेस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हसन, यू नेवर नो, कल को सहाफ़ी भी वहाँ पर चाहिए होंगे तो फिर मैं भी तैयारी कर लेती हूँ, इसका मतलब है। अच्छा हसन, आप स्काई डाइविंग भी करते हैं, स्कूबा डाइविंग भी करते हैं, इतना कुछ करते हैं, उनके बारे में ज़रा बताइए और फिर वो आपको हेल्प किस तरह से करे आपके प्रोफेशन के लिए। एक बहुत अच्छी बात मुझे कही थी, एक रिसेंटली मैं कैनेडियन एस्ट्रोनॉट से मिला, क्रिस हैडफील्ड, बहुत मशहूर एस्ट्रोनॉट है। तो उन्होंने मुझे यही बात कही कि एस्ट्रोनॉट के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है फिजिकल, आप अपनी बॉडी का ख्याल करें, आप जो है अच्छा हेल्दी खाना खाएं, आप सही नींद लें, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है एकेडमिक्स, आप जो है मुश्किल सब्जेक्ट्स को स्टडी करें, देयर डिफिकल्ट, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। आप जो है मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग जो भी आप कोशिश करें, सब लोग कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है आपने अपने आप को मेंटली और फिजिकली चैलेंजिंग सिचुएशंस में रखना है। तो उसमें जो है मैंने स्कूबा डाइविंग लाइसेंस लिया, मैं पायलट भी हूँ एयरप्लेन्स का। तो ये सारी चीज़ें अपने तौर पे जो आपको हेल्प करती है। स्कूबा डाइविंग एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब पानी के अंदर अपनी फ्लोटेशन कंट्रोल करते हैं तो यू फील वेटलेस, आप वजन के बगैर आप यू कैन मूव अराउंड और आप अपनी स्पेस वॉक्स के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पायलट का जहाँ तक ताल्लुक है, वो जो है आपको समझना है कि प्लेन की एरोडायनामिक्स और इंजन कैसे डिज़ाइन होते हैं, क्योंकि जब आप प्लेन और एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन को समझेंगे तो फिर आप स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन को समझ पाएंगे और स्पेस सूट डिज़ाइन को भी। तो ये सारे जो है रिलेटेड है और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एस्ट्रोनॉट बन रहे हो, ये सारी बहुत फन एक्टिविटीज़ भी हैं और बहुत हेल्दी हैं। तो आप जैसे जो है आप गो माउंटेन क्लाइंबिंग, आप मैराथन रनिंग करें, सारी हेल्दी एक्टिविटीज़ आपके लिए इट्स गुड हैबिट्स टू डेवलप। हसन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। अल्लाह करे आप पाकिस्तान का इसी तरह से नाम रोशन करते रहें और लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते रहें, इंस्पायर हो रहे होंगे जो देखने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन मोहसिन हमारे साथ मौजूद थे, एन अचीवर फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा उनसे मिलकर।
अब हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने वीकेंड्स को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।